गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए 65 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं अभी तक। यूपी पीसीएस के लिए 2021 के लिए टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। यह है टेस्ट नंबर 66 और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम है एक प्रश्न को सोचने के लिए कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट जो एक विष्णु मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? वो है कंबोडिया में। ठीक है। और अलग से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से भगवान को समर्पित है, तो विष्णु का मंदिर है। तो भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्व एशिया में जो है प्रसार मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुआ। और कंबोज अर्थात आज का कंबोडिया 6वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य हुआ जहाँ के शासक थे शैव। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का विशालतम मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित है ये। और इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित हैं। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। तो महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी जो है वो लाहौर थी। सुकरचकिया मिस्र के प्रधान थे रणजीत सिंह, और इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य सिख की स्थापना की थी। रणजीत सिंह ने संपूर्ण राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था: लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। इनका नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी? देखिए, एक युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, लेकिन मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हो गया। अगले ही वर्ष 1192 में एक दूसरा युद्ध हुआ जिसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी जीत गया और उसने पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके जो है सत्ता हड़प ली। तो भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक जो है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने अपने भारतीय अभियान की शुरुआत की थी 1178 ईस्वी में ठट्टा पर आक्रमण करके। दिल्ली पर विजय के क्रम में पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में प्रथम तराइन के युद्ध में उसे हराया था, परंतु इसके 1 साल बाद ही तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण करके वहां अध्ययन किया था? कौन था इनमें से जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और वहां अध्ययन किया? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ऑप्शन नंबर ए। तो ह्वेनसांग जो है वो चीनी यात्री था। नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक रहकर उसने अध्ययन किया। ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य सीलभद्र। ये नाम याद रखना है इनका। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद हुसैन को। अब्दुस समद लाकर गलत मत कर देना इसको। तो अकबर के दरबार में सबसे अच्छा सुलेख जो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था, सुलेखक। ठीक है, उसको जो है जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। हर्ष के समय की सूचनाएं निम्नलिखित में से किसकी पुस्तकों में निहित हैं? हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं कालिदास की पुस्तकों में तो नहीं मिलेंगी, कल्हण में भी नहीं है, हरिशण में भी नहीं है। बाण भट्ट किस में है? बाण भट्ट की पुस्तकों में। तो हर्षवर्धन जो है 607 से 647 शासनकाल, और हर्षवर्धन के दरबार का जो है श्रेष्ठ रचनाकार था बाण भट्ट, जिसने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। हरिसेन और कालिदास गुप्तकालीन साहित्यकार हैं, जबकि कल्हण का जो नाम है वो 12वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? क्या था मुगल काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत? लूट नहीं था, राजगत संपत्ति भी नहीं थी, मेला और बाजार कर भी नहीं थे, भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू। तो सीधा सीधा याद रखिए, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट है। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू।
ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने। कब की थी? 1347 में। देखिए, इसका संस्थापक जीवन में कुछ बनने की धुन लेकर साहसिक मार्ग पर निकला था, एक अफ़गान था। इसी की बात हो रही है, हसन गंगू की, जिसका नाम क्या था असल का? अलाउद्दीन हसन। उसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए हुआ, इसलिए वह हसन गंगू के नाम से जाना गया, वो जाना जाता है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। एनसीईआरटी की किताबों में जाना जाता है हसन गंगू। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? इसमें चोल प्रशासन की कौन सी विशेषता है? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, या कर संग्रहण प्रणाली का सस्ता व उचित होना। यही है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी। तो दक्षिण भारत में ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता में पल्लव शासकों के शासन में प्रारंभ हुई। ठीक है, दक्षिण भारत में ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता में पल्लव शासकों के शासनकाल में प्रारंभ हुई, जिसका और अधिक विकास जो है चोल शासकों के शासनकाल में हुआ, जो उनके शासन प्रबंधन की प्रमुख विशेषता बन गई। ठीक है, ये मैं फालतू का यहाँ पर एक्स्ट्रा है। दक्षिण भारत में ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता पल्लव शासकों के शासनकाल में शुरू हुई। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लेकर आया था? कौन लेकर आया था? फिरोज तुगलक लेकर आया था, ऑप्शन नंबर बी। तो टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ तुगलक शासक जो है फिरोज तुगलक लेकर आया था दिल्ली। 1351 से 1388 है इसका कार्यकाल। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है क्या ये? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता स्थल है, लोथल गुजरात में, कालीबंगन हरियाणा, रोपड़ पंजाब। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं ये। लोथल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, गुजरात में सही है। रोपड़ पंजाब में सही है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, कालीबंगन तो राजस्थान में है ना। बनावली अगर होता तो हरियाणा होता। तो सैंधवकालीन स्थल है ये, या हड़प्पा कालीन स्थल कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जनपद में स्थित है, बाकी सारे सम्मिलित हैं, जहाँ के हैं रवि कुमार सिहाग। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर या रामदास। इंपॉर्टेंट है। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? रामदास ने। तो सिख धर्म के गुरु कौन से गुरु? चौथे गुरु रामदास को अकबर से 500 बीघा जमीन मिली थी। रामदास ने इस भूखंड पर अमृतसर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय एवं फारसी कला का? नहीं। भारतीय एवं चीनी कला का? भी नहीं। भारतीय तथा तुर्को अफगानी कला का? इसका भी नहीं है। फिर किसका है? भारतीय तथा यूनानी कला का, ऑप्शन नंबर डी। तो गांधार कला शैली जो है पश्चिमोत्तर भारत में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य कुषाण काल में विकसित हुई। कौन से काल में? कुषाण काल में। मूर्तिकला पर यूनानी प्रभाव पड़ा। इस कला के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। प्रश्न क्रमांक संख्या 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन प्रधानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। देखिए, 3 इसमें सम्मिलित हैं। एक है उपनिषद, एक है ब्रह्मसूत्र, और तीसरा है भागवत गीता, लेकिन भागवत इसमें नहीं है। तो देखिए, भागवत जो है प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन में प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? पुरुष और नारी के योग का, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किसका प्रतीक है?
देव और उसकी शक्ति का योग, ऑप्शन नंबर सी। तो सीधे सीधे याद रखिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। तो हिस्ट्री के ये 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस करके एक बार इनका रिवीजन कर लेना। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी था 65 या 66 उस तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है।